Hello students, how are you? I hope you all are doing fine. So लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में. आज मैंने कहा था आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ. वेक्टर फॉर्म कैसे राइट आउट करते हैं. तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है. पहले ये फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद वेक्टर फॉर्म लिखने में 2 मिनट का समय लगेगा. 2 मिनट में आप वेक्टर फॉर्म लिखना सीख जाएंगे. ध्यान से सुनना यहाँ पे. अब यहाँ पे मैंने दो लाइक चार्जेस लिए हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 एंड Q2. तो दो लाइक चार्जेस आपको पता है क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. दोनों लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे. रिपेल का मतलब दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहाँ देखो ये मैंने फोर्सेस दिखाए हैं आपको जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. नाम क्या क्या है, F21. F21 मीन्स क्या है यहाँ पे कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. चार्ज 1 की वजह से 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इसको धक्का देगा, तो इसलिए इस डायरेक्शन में. सिमिलरली F12 की फर्स्ट चार्ज पे आपका फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज 2, तो ये किसको इधर को धक्का देगा, इसके लिए ये इधर को बनाया हुआ है. ठीक है, दोनों हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपेल कर रहे हैं. दोनों के बीच की डिस्टेंस एज यूजुअल r ही ली है मैंने, और यहाँ पे मैंने 2 यूनिट वेक्टर भी लिए हैं. क्यों, क्योंकि मुझे अब डायरेक्शन भी दिखानी है. ध्यान से सुन लेना. R21 आपका एक यूनिट वेक्टर है जो आपकी डायरेक्शन दिखा रहा है चार्ज 2 टू चार्ज 1. एंड आपका R12 भी एक यूनिट वेक्टर है जो आपकी कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, जो आपकी डायरेक्शन दिखा रहा है फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2. अब वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुन लेना. फॉर्मूला याद है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे. अब यहाँ पे 1 by 1 फोर्सेस लिखने हैं, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे. तो F12 राइट डाउन करते हैं. सबसे पहले F12 क्या होगा, व्हाट इज F12, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. एंड यूनिट वेक्टर भी ऐड हो जाएगा. फोर्स किधर की डायरेक्शन में है, 2 to 1 उधर की डायरेक्शन में. उधर की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, 1 2. उस डायरेक्शन में देख लो बेटा, ये डायरेक्शन दिखाई है इस एरो से, तो उस डायरेक्शन में मेरा कौन सा वेक्टर है, R12. तो यहाँ यूनिट वेक्टर जो F12 की बात कर रहे हैं, तो 1 2 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, 2 1. ध्यान से, तो 1 2 है, 1 2 किधर को लग रहा है, इधर को. 2 1 भी इधर को ही लग रहा है, दिख गया. तो 1 2 और 2 1 इधर ही को दिख रहा है आपको, तो R21 आ जाएगा इसमें, क्योंकि F12 भी आपका लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन दिखा रहा है, और R21 जो आपने यूनिट वेक्टर लिया है वो भी इसी डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो इसलिए आपका R21 आएगा. यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. ये हो गया आपका फर्स्ट वाले की वेक्टर फॉर्म. अब यहाँ R21 को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सबने पिछली और वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पे R21 आपका क्या है. अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ, R21 इज द वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21. ये आपका एक यूनिट वेक्टर होता है. ठीक है, ये क्या है आपका एक यूनिट वेक्टर, लिखना आ गया. सिमिलरली जैसे आपने F12 लिखा है, ऐसे ही F21 भी लिख लिया जाएगा. लेकिन अब F21 कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख लो भाई. F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. डायरेक्शन F21 ये लिखा है. F21 की डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड. इधर की साइड मेरा कौन सा यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, R12. तो यहाँ कौन सा वेक्टर लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर R12. ये आपका यूनिट वेक्टर यहाँ राइट डाउन हो गया. सिंपल एज दैट. ये आपकी वेक्टर फॉर्म्स हो गई. इसको आप ऐसे लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर वेक्टर फॉर्म लिखने को आती है. इससे पता क्या चल रहा है, ध्यान से देखना कि जो मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. अगर मैं बात करूं यहाँ पे R12 और R21 की, ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म लिखने सिखा दी. अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर मैं R12 की बात करूं और R21 से कंपेरिजन करूं R12 का, तो क्या होगा, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा. क्यों, मैग्नीट्यूड R का सेम है. R का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है. इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है, यानी आपकी किधर की साइड जा रहा है, अगर आप देखेंगे अपनी तरफ से तो राइट हैंड साइड जा रहा है, और ये किधर की साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है. बात आगे समझ में. तो इसकी मदद से अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से मैं फोर्सेस डिसाइड कर सकता हूँ कि
यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो फोर्सेस भी होंगे वो रिस्पेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहे होंगे। बात आ गई समझ में? ये था आपका फर्स्ट कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है, दोनों फोर्सेस आपके कैसे हैं, एक ही लाइन पे हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या है दोनों फोर्सेस का, सेम है, एक ही लाइन पर दोनों फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेस जो आपके हैं, जिसे आप इस समय फोर्स ऑफ रिपल्शन कह रहे हैं, ये फोर्सेस आपके कैसे होंगे, ये फोर्सेस आपके सेंट्रल फोर्सेस होंगे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल फोर्सेस होंगे। ये आपका सेकंड कंक्लूजन निकल जाता है इस वेक्टर फॉर्म का। इसी के साथ ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई। बात आ गई समझ में? आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब ये आपको वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं जरा, परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आ जाओ भाई, परमिटिविटी समझ लेते हैं। सबसे पहले परमिटिविटी क्या होती है, व्हाट इज परमिटिविटी। तो यहाँ मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है, पहले से डेफिनेशन सुन लो, मैं समझाता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है आपके मीडियम की, विच डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करती है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जो क्या डिटरमाइन कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, सिचुएटेड इन दैट मीडियम, जो कि उस मीडियम में ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और ध्यान से सुन लो ये होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अब ये मैंने क्या बता दी, ये प्रॉपर्टी है मीडियम की, जिससे पता चलता है कि उस मीडियम में जो चार्जेस रखे हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब इसका यूज क्या है, तो ध्यान से सुन लो। दो चार्जेस लिए मैंने, दो चार्जेस लिए, सेम डिस्टेंस पे एयर में रखा, सेम डिस्टेंस में वाटर में रख लिया। ठीक, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। ठीक है, दोनों चार्जेस को एयर में रखा है, दोनों चार्जेस को वाटर में रखा है। अब जब मैं फोर्स डिटरमाइन करूंगा उनके बीच में, तो उन फोर्सेस में अंतर होगा, डिफरेंस होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ परमिटिविटी, क्योंकि वाटर की परमिटिविटी ज्यादा होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ एयर से, इसलिए उसमें उतना ही आपका कम फोर्स लगेगा। जिस मीडियम की जितनी परमिटिविटी हाई होगी उतनी ही उसमें फोर्स कम लगेगी, जितनी परमिटिविटी लो होगी उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। तो एयर की या वैक्यूम की परमिटिविटी, फ्री स्पेस जो हम बात कर रहे हैं, परमिटिविटी सब ज्यादा है, तो उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, और लगभग 80 टाइम्स होता है वाटर से अगर कंपैरिजन करें। ठीक है ना, ठीक, परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो 80 टाइम्स होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाटर में जब हम रखा तो जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वाटर में जो रखा वो फोर्स लग रहा है वो 1/80 टाइम्स होगा जब फोर्स लगेगा वैक्यूम या फ्री स्पेस में। क्यों, क्योंकि वाटर की परमिटिविटी ज्यादा है 80 टाइम्स। बात आई समझ में, परमिटिविटी समझ में आ गया। तो परमिटिविटी की वजह से ही आपका फोर्स डिसाइड होता है। डिस्टेंस सेम है, ठीक, चार्जेस सेम है, लेकिन फोर्सेस अलग अलग हैं। क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ध्यान रखना ये चीज। तो परमिटिविटी जितनी हाई होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा, याद रख लेना ये। बढ़ते हैं आगे, अब रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। तो ध्यान से सुनना क्या होता है। मैंने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, पहले से इसलिए लिखी हैं जिससे वीडियो थोड़ी छोटी रहे, इसलिए कुछ इक्वेशंस मैं पहले से लिख लेता हूं। ठीक है ना, तो ये मैंने वैक्यूम के लिए लिखी है। दो चार्जेस लिए हैं, डिस्टेंस सेम है, एक बार मैंने उनको वैक्यूम में रखा है, एक बार एक मीडियम में रखा है। ठीक है, दोनों मीडियम, एक बार वैक्यूम में रख लिया, एक बार मीडियम में रख लिया, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो चेंज क्या होता है इसमें, परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, ये आप जानते ही हैं, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पे, आप कहोगे सर नॉट कहाँ गया, तो बेटा ये एप्सिलॉन है, ये मीडियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये है आपका, इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या आप इसे कह सकते हो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ एप्सिलॉन क्या है आपकी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ध्यान से सुन लेना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे बस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेना है आपस में। एक मैंने डिवीजन का साइन मार दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, आप लोग नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, Q1
Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे। तो यहाँ अगर बात करूँ मैं फोर्सेस की, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या निकला मेरा, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी, एक परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, एक मीडियम की है। तो यही जो आपका रेशियो होता है परमिटिविटीज का, कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ध्यान से सुन लेना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रेशियो इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिनोट किससे करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी है तो एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर से एक और सिंबल होता है के, तो उससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको करना हो तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन आर लिया है, आप जिससे इजीली उसको रिलेट कर सकें कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द free space is known as relative permittivity। ठीक है, और फोर्सेस से भी तो रिलेट कर सकते हैं। तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई बात। तो सिंपल सा था, आपको परमिटिविटी का जो रेशियो होता है मीडियम टू द फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, सिंपल सी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज आई समझ में, पक्का। बढ़े आगे, तो एक आध चीज इसमें और देख लेते हैं परमिटिविटी में, समझ लेते हैं थोड़ा सा और, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट कर रहे थे। मैंने एक बताया था आपको कि चपटा के होता है, उसे कैपा कहते हैं, इंग्लिश में ग्रीक वर्ड है ये एक। ठीक है ना, तो के को थोड़ा सा अगर आप चपटा बना देंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने क्या बताया था आपको, क्या था, रेशियो था किसका, एफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड अवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिमिलर है, टर्म सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन फोर्सेस। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चलती है कि जो मीडियम में मेरा फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन कैपा। ठीक है, यही तो लग रहा है फोर्स। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि अब जो मैंने कूलाम्स लॉ पढ़ा था, कूलाम्स लॉ क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वो किसके लिए पढ़ा था, वैक्यूम के लिए पढ़ा था, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस चल रहा था। लेकिन अब वो चीज आपकी चेंज हो जाएगी कि अगर किसी भी मीडियम की बात करेंगे, ध्यान से सुन लेना, किसी भी मीडियम की बात करें, जो आप बात कर रहे थे वो वैक्यूम की कर रहे थे, जो अभी तक आपने लिखा वो वैक्यूम के लिए लिखा। लेकिन अगर मुझे फोर्स वो किसी मीडियम के लिए लिखना है तो अब वो क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स और हो जाएगा जो फोर्स लग रहा है वैक्यूम में। तो ये क्या बन जाएगा, F मीडियम इक्वल्स टू, वैक्यूम वाला क्या था मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये कूलाम्स लॉ हो गया आपका किसी भी मीडियम के लिए। तो ये बहुत सा जरा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है जब हम किसी मीडियम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है वहां पे, ये चीज ध्यान रखना बेटा। ये आपका मीडियम के लिए हो गया, फोर्स इन मीडियम। जो हमने अभी तक पढ़ा था वो वैक्यूम पढ़ रहे थे, लेकिन मीडियम होता ही कैपा ऐड हो जाएगा, जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, ध्यान से सुन लेना, 3 वैल्यूज मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू होती है, अगर मैं इसकी वैल्यू आपको बताऊं वैक्यूम में, ठीक है, तो वो 1 होती है। यही अगर बात करूं मैं एयर में तो ऑलमोस्ट 1 होती है, 1.00054। ठीक है,
वाटर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा होता है, वाटर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना चार्जेस वाटर में तो नहीं रखे हैं आपके, वाटर में हो जाता है ये 80। यूनिट लेस होता है क्योंकि यहाँ रेशियो की बात कर रहे हैं, फोर्सेस का रेशियो था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था मेरा, फोर्सेस का रेशियो, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे वो रिलेटिव परमिटिविटी हो, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, पॉइंट नोट कर लेना, बोथ आर यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल, जो कि एक दो न्यूमेरिकल इस पे डिस्कस करूंगा मैं, जो कि इसका यूज़ कैसे होता है, जिससे आप ये सीख जाएं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहता रहता हूँ, कोविड का टाइम चल रहा है, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, ठीक है, और ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए और मास्क पहन के बाहर निकलिए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।